स्टोरी ऑफ सावरकर एपिसोड 3। नमस्कार। तो सावरकर की कहानी का आज तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट आप देख चुके हैं। मैं कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तब क्या हुआ, अंडमान में क्या हुआ, लंदन में जो उनकी गिरफ्तारी की बात आती है कि एक लड़की के चक्कर में वो गिरफ्तार हुए थे, उसका क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, सारे सवालों का जवाब दूंगा। ये कहानी है, जिंदगी की कहानी है। तो जैसे जैसे जिंदगी बढ़ेगी वैसे वैसे सवाल आएंगे और उनका जवाब दूंगा। धीरज के साथ बने रहिए। सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं, बाकायदा आपके कमेंट्स कोट करके जवाब दूंगा। अभी देखिए सावरकर की कहानी जब वो लंदन पहुंचते हैं। तो हमारी कहानी में सावरकर पुणे पहुंच चुके थे और पुणे में तिलक द्वारा और तिलक और उनकी जो टीम थी उनके द्वारा स्थापित फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। फर्ग्यूसन कॉलेज आज भी पुणे में है और फर्ग्यूसन कॉलेज उस जमाने में तिलक और बाकी लोगों ने मिलकर स्थापित किया था, जो वहां पर पुणे में शिक्षा को, उच्च शिक्षा को एक दूसरे लेवल पर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद सावरकर वहां से निकलकर बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में एलएलबी करते हैं और फिर विदेश जाने की कोशिश करते हैं। उस जमाने में था ही कि बार एट लॉ करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जाना, लंदन जाके पढ़ाई करना जो है वो एक सपना हुआ करता था युवाओं का। आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे और सरदार पटेल की कहानी तो बेहद मजेदार है। सरदार पटेल अच्छी खासी वकालत कर रहे थे, लेकिन होता क्या था कि उस जमाने में जो बार एट लॉ होते थे उनकी सिग्नेचर होती थी आखिर में। तो वो नडियाद में, खेड़ा जिले में नडियाद है, नडियाद में वकालत करते थे, लेकिन सारा केस लड़ते थे सरदार पटेल और उस पर साइन करने के लिए फाइनली आते थे बार एट लॉ महोदय एक अहमदाबाद से। जितना पैसा सरदार पटेल को मिलता था उससे ज्यादा पैसा वो सिर्फ साइन करने के लिए जाते थे। तो सरदार पटेल को सूझा कि यार ये बार एट लॉ मैं भी कर लेता हूं। उन्होंने अप्लाई किया तो एडमिशन मिल गया। अब एक और खेल हो गया, उनके बड़े भाई को पता चला, उनका नाम भी विट्ठल भाई पटेल था। अब बड़े भाई का और इनका दोनों का नाम जो इनिशियल्स था वो विजय एक ही था। पिता का नाम लगता है बीच में, तो वो तो वही होना था। वो विट्ठल थे, ये वल्लभ थे, तो वल्लभ और विट्ठल दोनों में वी शुरू में होता है। उन्होंने कहा भाई तुम बाद में कर लेना, मैं पहले कर आता हूं। तो एडमिशन के लिए ऑफर मिला था वल्लभ भाई पटेल को, चले गए विट्ठल भाई पटेल। बाद में विट्ठल भाई पटेल ने जब अपनी बार एट लॉ पूरी कर ली तो वल्लभ भाई पटेल ने जाकर वहां पर बार एट लॉ की कहानी थोड़ा सा इधर उधर घूमती है, तो मुझे भी मजा आता है, आपको भी मजा आएगा। तो यही बार एट लॉ करने के लिए सावरकर इंग्लैंड जाना चाहते थे। मैंने आपको बताया कि बचपन में ही माता पिता दोनों की डेथ हो गई थी। उनके जो फादर इन लॉ थे, जो ससुर साहब थे, वो आर्थिक रूप से मदद किया करते थे पढ़ाई की। जब इन्होंने बताया कि मेरा लंदन जाने का मन है तो उन्होंने कहा कि लंदन का पूरा खर्चा तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मैं बाकी जो दिक्कत होगी वो मैं पूरी कर दूंगा। फिर सावरकर ने स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करनी शुरू की। तिलक से मिले, तिलक से बात की और आपको याद होगा एक नाम मैंने लिया था, शिवराम पंत परांजपे, जो काल पत्रिका के संपादक थे। तो तिलक ने और शिवराम पंत परांजपे ने मिलकर सिफारिश की, तो इस सिफारिश से सावरकर को वजीफा मिल गया, छात्रवृत्ति मिल गई कि वो जाकर इंग्लैंड में पढ़ सके। अच्छा, इंग्लैंड में जाकर रहने के लिए एक व्यवस्था पहले से बन चुकी थी। वो व्यवस्था थी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस। 1905 में, 1905 में सरदार सिंह राणा जो पेरिस में रहते थे और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लंदन में उन दिनों रहते थे, इन लोगों ने मिलकर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। एक होटल किराए पे लिया था, उसका नाम दिया था इंडिया हाउस, जिसमें भारत से जाकर पढ़ने वाले छात्रों के रहने खाने वगैरह की व्यवस्था थी। उसी की स्कॉलरशिप मिली थी। तिलक और परांजपे ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सिफारिश लगाई थी। यहाँ एक मजेदार बात बता दो जो आमतौर पर आपको नहीं बताई जाएगी कि 3 स्कॉलरशिप थी। पहली स्कॉलरशिप का नाम था शिवाजी स्कॉलरशिप, दूसरी का नाम था महाराणा प्रताप स्कॉलरशिप, लेकिन तीसरी का नाम था बादशाह अकबर स्कॉलरशिप। यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राणा मिलकर जो इंडिया हाउस चला रहे थे, इंडिया हाउस के लिए 3 स्कॉलरशिप दे रहे थे, उसमें एक स्कॉलरशिप मुगल बादशाह अकबर के नाम पे थी। अब हमें नहीं पता कि कौन सी स्कॉलरशिप विनायक दामोदर सावरकर को मिली थी, शिवाजी के नाम पे मिली थी, अकबर के नाम पे मिली थी या राणा प्रताप के नाम पे मिली थी, लेकिन इन तीनों में से ही एक स्कॉलरशिप सावरकर को मिलती है और उसके बाद तय हो जाता है कि विनायक दामोदर सावरकर
इंग्लैंड जाएंगे और वहां से बार एट लॉ की पढ़ाई करेंगे। हालांकि अपने संस्मरण में मैंने आपको बताया कि हर चीज उनको बहुत ग्लोरीफाई करके लिखने की आदत है, तो इसको वो ऐसे पेश करते हैं जैसे जो अभिनव भारत संगठन था उसकी ब्रिटिश शाखा स्थापित करने के लिए, इंग्लैंड में उसकी शाखा स्थापित करने के लिए उन्होंने यात्रा का प्लान बनाया था। जो भी हो, तथ्य जो है जितना हम जानते हैं, जितना हम दावे के साथ कह सकते हैं, उतना ये कि सावरकर 9 जून 1906 यानी 9 जून 1906 को पानी की जहाज में बैठे इंग्लैंड जाने के लिए। मर्सिलिया नाम की जहाज थी और इस यात्रा का उन्होंने बड़ा रोचक विवरण किया है, जो अपना संस्मरण लिखा है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सावरकर समग्र में छपा है। बड़ा रोचक विवरण किया है, उसमें एक सरदार हरनाम सिंह के मिलने की बात है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे रोचक है वो ये कि सावरकर को सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब डाइनिंग टेबल पर वो बैठे हुए थे, उनके सामने मांस परोसा गया और मांस से समस्या नहीं हुई, समस्या हुई मांस के बाएं दाएं रखे कांटे और छुरी से। अब भाई गांव में जन्मा हुआ युवक पुणे और बॉम्बे में रहा, मटन खाना तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो बार बार बताते हैं कि मैं बचपन से मांसाहार का समर्थक था। समस्या ये हो गई कि मटन जैसी चीज कांटे और छुरी से कैसे खाई जाए, और उससे बड़ी समस्या ये हो गई कि मछली जैसी चीज जो है वो कांटे और छुरी से कैसे खाई जाए। एज अ मिडिल क्लास मैं खुद कह रहा हूं कि आज भी मेरे लिए मटन खा पाना कांटे छुरी से और मछली खा पाना कांटे छुरी से एक युद्ध की तरह होता है। तो सावरकर बेचारे उस समय नए नए थे, पहली बार सामने कांटा छुरी आया था, उन्हें यह भी नहीं पता था कि किस हाथ से कांटा पकड़ते हैं, किस हाथ से छुरी पकड़ते हैं। तो वो बताते हैं कि मटन और फिश खाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। एक घटना वो बताते हैं कि बाएं हाथ में कांटा था, दाहिने हाथ में चाकू, बड़ी मुश्किल से काटा वाटा पीस को। अब जो आदत है कि आप उठाते हो और मुंह में डाल लेते हो, तो वो चाकू हाथ में था, वो चाकू मुंह में पहुंच गया आदतन और बेचारे के होंठ कट गए, उससे खून निकल गया। तो ये सब बातें जो बाल सुलभ बातें हैं, जो किसी को भी एक नई संस्कृति के साथ एडजस्ट करने में होती है, वो सारी बातें सावरकर बड़ी डिटेल में बताते हैं। और ये बताते हैं कि जब वो वहां पहुंचते हैं तो इंडिया हाउस से कुछ लोग उनको लेने आए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में थोड़ा यहाँ जान लेना और भगवान सिंह राणा के बारे में थोड़ा यहां जान लेना बेहद जरूरी है। श्यामजी कृष्ण वर्मा गुजरात के थे बेसिकली, और गए थे इंग्लैंड में वही बार एट लॉ की पढ़ाई करने। वहां उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके इंडिया लौट आए। पहले कुछ दिन वकालत की और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में दीवान रहे। लेकिन जब जूनागढ़ स्टेट में वो दीवान थे, उसी समय हुआ ये कि कुछ जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनके आसपास उन्होंने षड्यंत्र किया और उनकी नौकरी चली गई। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इंग्लैंड चले जाए। ऐसे इससे मजेदार कहानी भगवान सिंह राणा, बीएस राणा की है। वो भी गुजरात में पैदा हुए थे, एक ठाकुर परिवार में पैदा हुए थे, राजपूत परिवार में पैदा हुए थे और अपनी पढ़ाई करने के लिए पेरिस गए थे। अब पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बच्चे बहुत कुछ करते हैं, तो वहां पर कोई ज्वेलरी का मेला लगा हुआ था, जहां से इंडियन कोई ज्वेलर, गुजराती कोई बड़े ज्वेलर वहां पे गए हुए थे। तो उनको एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। भगवान सिंह राणा उनके साथ ट्रांसलेटर के रूप में शामिल हो गए और जब शामिल हुए तो उनको मजा आया कि यार ये वकालत करने से अच्छा है कि सोने चांदी का काम कर लेते हैं, ज्वेलरी का काम कर लेते हैं, इसमें बहुत पैसा है। तो वो फिर उस काम में लग गए और वहां के बहुत बड़े ज्वेलर बन गए। लेकिन ये दोनों लोग, सरदार सिंह राणा को अगर आप देखेंगे तो वो सारी जिंदगी क्रांतिकारियों का अलग अलग तरीके से समर्थन करते रहे। यहां तक कि बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी पहुंचे तो पहली बार उनके लिए जो समर्थन वगैरह जुटाने का काम था वो सरदार सिंह राणा ने किया था। मैडम भीखाजी कामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो मैडम भीखाजी कामा के साथ वो काम कर रहे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां जाकर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का एक अखबार निकाल रहे थे। जो इंडिया होम रूल लीग बनी थी उसमें थे और इंडिया हाउस तो चला ही रहे थे। तो ये इंडिया हाउस जो था वो एक तरह से राष्ट्रवादी छात्रों का अड्डा जैसा बन गया था और सावरकर जब वहां जाते हैं तो बेहद सक्रिय हो जाते हैं। एक चीज खलती है, लंदन में हॉस्टल में रहे हम सबके जीवन में हॉस्टल का बड़ा महत्व होता है। इंडिया हाउस एक तरह का हॉस्टल ही था जिसमें बहुत सारे रेजिडेंट्स रहते थे। वहां की रोज बरोज की जिंदगी पर सावरकर के यहां कुछ बहुत नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी तारीफ में तो सावरकर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उस जमाने में वहां जितने लोग थे उनकी जबरदस्त आलोचना करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप देने में मदद की थी, इंडिया हाउस में जगह दी थी, उनकी आलोचना है। उनकी आलोचना है कि होम रूल लीग
कुछ खास नहीं कर रही थी। इसके अलावा भी द सोशियोलॉजिस्ट जो पेपर निकालते थे, अखबार निकालते थे, उसकी आलोचना है, दादा भाई नौरोजी की आलोचना है। वहां पर उस समय काम कर रहा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी उन्होंने आलोचना न की। यही नहीं, जो दूसरे छात्र वहां जाकर पढ़ रहे थे उनकी भी जबरदस्त आलोचना है, कपड़ों के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। जबकि सावरकर खुद जो दावा कर चुके हैं एक बार कि उन्होंने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, उनकी जब तस्वीरें तलाशेंगे आप तो सारी तस्वीरों में आपको कोट में ही नजर आते हैं, स्वदेशी टाइप की कोई चीज पहने हुए तो कम से कम नजर नहीं आते हैं। तो ये शायद एक प्रवृत्ति थी उनकी, या जिसको हम कहते हैं कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, इनका बेहद सम्मान है सबके मन में। तो शायद ये कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है जो सबको नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है। उनके कहने का मतलब यह है कि बाकी सारे जो लोग कर रहे थे उसका तो कोई असर नहीं है, मैं जो कर रहा था उसका बड़ा असर है। और इसमें वो बहुत सारे दावे करते हैं, जैसे लाला हरदयाल को लेके दावे करते हैं कि लाला हरदयाल उनकी संगत में हिंदूवादी हो गए थे। सच्चाई ये है कि उनसे मिलने के काफी बाद गदर पार्टी जो बनी उसके अध्यक्ष बने लाला हरदयाल। मैंने एक वीडियो उस पर बनाया था, और गदर पार्टी परफेक्टली सेक्युलर पार्टी थी। लाला हरदयाल की एक जीवनी मिलती है जो उनके एक भतीजे ने, रिश्ते में भतीजे लगते हैं, उन्होंने लिखी है। उसमें भी वो साफ साफ बताते हैं कि लाला हरदयाल अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से में बिल्कुल सेक्युलर रहे। इसके अलावा भी कई लोगों के बारे में वो दावा करते हैं, लेकिन ये दावा जब जांच करते हैं हम तो बहुत सही नहीं मिलता। साथ में अगर हम देखें कि वहां पर उनकी पूरी जो क्रांतिकारी कार्रवाई थी वो क्या थी, तो आप पाते हैं कि वो कुछ खास नहीं थी। मदन लाल धींगरा ने जो हत्या की थी करजन वायली की, उसको छोड़ दें तो उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई वहां रहते हुए वो क्रांतिकारी कार्रवाई नहीं कर पाए थे जिसको लेकर कहा जाए कि उससे ब्रिटिश शासन पर बहुत असर पड़ा। आगे के किस्तों में जब मैं आपको बताऊंगा कि वो गिरफ्तार क्यों हुए थे तो आप देखेंगे कि वहां से कुल मिलाकर वो इतना ही कर पाए थे कि कुछ हथियार उन्होंने भेजा था, और पहली ही बार जब उन्होंने हथियार भेजा तो पकड़े गए। जो इनके साथी थे वो तुरंत खुल गए, तुरंत गवाह बन गए, और उस गवाही के चलते ही इनकी गिरफ्तारी। ये जो एक प्रवृत्ति है सावरकर की, सबको नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना, ये बताती है, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये संस्मरण काफी बाद में लिखा गया, 1960 के दशक में लिखे गए हैं। तो ये बताती है कि एक एहसास कमतरी से, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सावरकर कहीं ना कहीं ग्रस्त थे, और ये लिखते हुए उनके ध्यान में था कि मुझे खुद को सबसे महान बताना है, इसलिए जितने बाकी लोग सक्रिय थे बहुत जरूरी था कि उनको कमतर दिखाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां जाने के बाद उन्होंने अभिनव भारत को बड़ा करने का, वहां पे बहुत सारी भर्तियां वगैरह कराने की कोशिश की। हालांकि कोई खास सफलता मिली इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसी बीच होती है एक बहुत बड़ी घटना। 1906 में 1906 में वो गए थे। 1907 में 1907 में 50वां साल पड़ा 1857 का। अंग्रेजों के लिए यह विजय दिवस था, थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा था कि भारत के जो बर्बर लुटेरे थे उनके विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन सावरकर और उनके साथियों ने तय किया कि इसी दिन वो सेलिब्रेट करेंगे, 10 मई 1857 को सेलिब्रेट करेंगे इंडिया हाउस में। एक फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी जो खुले तौर पे काम करती थी, उसमें सावरकर भी सक्रिय थे। इस फ्री इंडिया सोसाइटी ने इंडिया हाउस के अंदर तय किया स्वर्ण जयंती मनाने का, 1857 के विद्रोह का। और मैं बार बार अलग अलग वीडियोस में लिख के बता चुका हूं कि सावरकर की आप लाख बुराई कर लें, सावरकर के बारे में आप चाहे जो भी कह लें, सच है कि उन्होंने माफी मांगी, सच है कि बाद के दौर में वो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए, लेकिन 1907 में जो 2 काम उन्होंने किए थे उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। पहला काम, लंदन में बैठकर इंडिया हाउस में 1857 के महान विद्रोह की स्वर्ण जयंती मनाना। हालांकि ब्रिटिश सोर्सेस कहते हैं कि उसमें सिर्फ 40 लोग आए थे, लेकिन अगर सिर्फ 4 लोग भी आए होते तो उस दौर में 1907 में जब हम गुलाम थे, उस समय इंडिया हाउस में बैठकर 1857 की स्वर्ण जयंती मनाना अपने आप में एक शानदार काम है। दूसरा काम उन्होंने किया कि 1857 का इतिहास लिखने के लिए स्रोत तलाशने शुरू किए। जाहिर तौर पर जितने पेपर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिश लाइब्रेरीज में थे, तो ब्रिटिश लाइब्रेरीज की खाक छानी, ओरिजिनल पेपर्स निकाले, जो उस जमाने के पत्राचार थे वो पत्राचार दिखे, और उसके बाद उन सब को लेकर एक किताब लिखी, 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ये एक प्रोपेगेंडा किताब है, लेकिन पॉजिटिव प्रोपेगेंडा किताब है। ये देश के पक्ष
पक्ष में किताब थी। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये किताब उस जमाने में कितनी महत्वपूर्ण किताब थी। लेकिन बाद में इस किताब की ही कुछ चीजों से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ता हूं इसकी भूमिका का, फिर उसकी कहानी बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सावरकर को समर्पित एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वेबसाइट में इस किताब की भूमिका में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। सुनिए वो पैराग्राफ, मैं वर्बेटिम पढ़ रहा हूं हिंदी। मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव शिवाजी के समय उचित था, लेकिन अगर ऐसी भावना का आज सिर्फ इसलिए पोषण किया जाएगा कि तब वह हिंदुओं की प्रबल भावना थी, तो यह अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण होगा। ये उस वेबसाइट पर जो किताब अपलोड है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब सावरकर समग्र छपता है तो उसकी भूमिका गायब कर दिया जाता है। हालांकि सब कुछ नहीं निकाला जा सका। इस किताब के अंत में सावरकर एक जगह फॉरेस्ट के ग्रंथ, कोई फॉरेस्ट साहब होंगे, उनके ग्रंथ की भूमिका से एक पैराग्राफ कोट करते हैं। वो पैराग्राफ वेबसाइट पर भी है, किताब पर भी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। भारतीय क्रांति से इतिहासकारों को अनेक शिक्षाएं मिल सकती हैं, किंतु उसमें इससे बढ़कर कोई अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं है कि भारत में ब्राह्मण और शूद्र, हिंदू और मुसलमान हमारे यानी कि अंग्रेजों के, फारिस साहब ने लिखा है, अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर क्रांति कर सकते हैं। और हमारे अधिराज्य के संबंध में यह मानना धोखे से खाली नहीं है कि विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने वाली जातियों से जब तक यह देश परिपूर्ण है तब तक हमारा राज्य शांतिपूर्ण और स्थिर बना रहेगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के रहन सहन, रीति रिवाज और व्यवहारों को भली भांति समझते ही नहीं, बल्कि उनके प्रति आदर भावना रखकर भी सहयोग करते हैं। 1857 की क्रांति ने हमें यह स्मरण करा दिया है कि हमारा आधिपत्य एक पतली सी परत पर आधारित है और समाज सुधार तथा धार्मिक क्रांति के विस्फोटों से यह परत किसी भी समय नष्ट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ आपको मिलते हैं। एक जगह मिलता है आपको जहां कोल्हापुर की रानी को लेकर सावरकर बहुत ही गुस्से में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों का साथ देने के लिए कह रही थी। एक जगह मिलता है जहां अजीमुल्ला खान की बेहद तारीफ करते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये तो सब जानते हैं कि इस ग्रंथ का जो अंत उन्होंने किया था वो बहादुर शाह जफर के शेर से किया था। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो वो जवान सावरकर थे जो वहां रह रहे थे, आजादी की लड़ाई के ख्वाब देख रहे थे, इसलिए पर्याप्त सांप्रदायिक झुकाव के बावजूद ये समझ पा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता से ही इस देश को आजाद कराया जा सकता है। और आखिर में वहां की एक और कहानी, मदन लाल धींगरा। आप सबने इनका नाम सुना हुआ है। मदन लाल धींगरा सावरकर के संपर्क में थे। आप सब जानते हैं कि करजन वायली की हत्या उन्होंने की थी और करजन वायली की हत्या करने के बाद उन्हें फांसी हुई थी। सावरकर, मैंने बताया कि एक तरह से गुरु थे मदन लाल धींगरा के। सावरकर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने खुद कभी बंदूक नहीं चलाई। एक रिसर्च पेपर यह कहता है कि उनको शायद बंदूक चलाने आता भी नहीं था, लेकिन बंदूकें चलवाई। तो मदन लाल धींगरा ने करजन वायली को एक पार्टी में पॉइंट ब्लैंक पर मार दिया। उस जमाने में सावरकर मदन लाल धींगरा की न सिर्फ तारीफ करते हैं, बल्कि अपने एक दोस्त की सहायता से, जो बयान जिसके बारे में कहा जाता है कि सावरकर ने ही वो बयान लिखा था, उस बयान को अखबार में छपवाते भी हैं और जेल में मिलने भी जाते हैं मदन लाल धींगरा से। और मदन लाल धींगरा से जब मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं यहाँ एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त से मिलने आया हूँ। ये सुनकर मदन लाल धींगरा की आंखें भर जाती हैं और वो ताकत मिलती है कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। सावरकर की यात्रा वहां से शुरू होती है और खत्म होती है वहां जहां नाथूराम गोडसे अपने वकील से कहता है कि इस पूरे मुकदमे में मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि तात्या, जो सावरकर को तात्या कहते थे, कि तात्या ने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर देखा नहीं, एक बार भी मुझसे बात नहीं की, एक बार भी करीबी नहीं दिखाई। यानी मदन लाल धींगरा के समय तो वो आगे बढ़कर ये बताने में बिल्कुल कोई झिझक नहीं महसूस कर रहे थे कि वो उनका साथी है, लेकिन गोडसे का टाइम आते आते वो इतना बदल गए थे कि गोडसे को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे पड़ाव हैं
बहुत सारी बातें हैं, एक एक तर्क पे बात कर लेता हूं। विक्रम संपत एक तर्क देते हैं अपनी किताब में और बताते हैं कि चूंकि वो लीडर थे तो लीडर को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने दूसरों के हाथ में बंदूक पकड़ाई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह भी अपनी पार्टी के लीडर थे, चंद्रशेखर आजाद भी कमांडर थे HSRA के। और चलिए मान लिया कि कमांडर पर्दे के पीछे रहकर काम करेगा, सेना आगे काम करेगी, लेकिन अगर सेना को ये पता चले कि कमांडर माफी मांग के चला आया है, अगर सेना को ये पता चले कि कमांडर ने दुश्मन के साथ समझौता कर लिया है, तो सेना के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा आप खुद सोचिएगा। अगली जब इसकी कहानी हम लेकर आएंगे तो एक बड़े रोचक तथ्य पे बात करेंगे। बार बार वो कहानी आपने सुनी होगी कि गांधी सावरकर से मिलने गए, सावरकर मटन खा रहे थे तो उन्होंने कहा, गांधी से कहा कि तुम भी खाओ। गांधी ने कहा कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो इन्होंने कहा अगर तुम मांस नहीं खाओगे तो अंग्रेजों से मुकाबला कैसे करोगे, वगैरह वगैरह। कहानी की क्या सच्चाई है, लंदन में कब कब मुलाकात हुई थी सावरकर और गांधी की, क्या क्या हुआ था उसमें, किस आधार पर यह कहानी सुनाई जाती है, वो आधार कमजोर है कि मजबूत, इन सब में बात करूंगा चौथी किस्त में। और चौथी किस्त जाएगी अंडमान के पास तक। देखते रहिए, जुड़े रहिए। और जो मैं बार बार कहता हूं, आप हमारी ताकत हैं, आप जुड़े रहेंगे, आप वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करके आर्थिक सहायता देंगे, तो हम ऐसे ही पूरी ताकत से नए वीडियोस लाते रहेंगे, इतिहास का सच आपको दिखलाते रहेंगे। शुक्रिया।